अच्छा अदिति, चर्चाएं ऐसी भी रही क्योंकि वो यूक्रेन गए हैं, तो कई लोगों ने भारत में ये भी कहा कि रशिया के साथ हमारे जिस तरह के संबंध रहे हैं और उसके बाद इस युद्ध के दौरान यूक्रेन चला जाना, क्या रशिया के साथ हमारे संबंध पर इसका असर पड़ेगा? और अगर ऐसा होता तो क्या मोदी वहां जाते? आपको याद होगा वो ट्वीट जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया गए जुलाई में, और उसी समय अनफॉर्चुनेटली यूक्रेन के बच्चों के अस्पताल में जिस तरह से अटैक हुआ, तो एक ट्वीट आया था। वो ट्वीट था कि देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता ने देश के सबसे बड़े खूनी को गले लगाना कहीं ना कहीं शांति की अपील पर पानी फेरना है। ये ज़ेलेंस्की की तरफ से एक्स पर लिखा गया था और पूरे वेस्ट ने इसकी निंदा की, आलोचना की। कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री ये फैसला लेते हैं कि वो यूक्रेन जाएंगे और वो तमाम बातें बदल जाती हैं। खुद ज़ेलेंस्की ने उनको इनवाइट किया और अब आप ये देख रहे हैं कि कैसे पूरा यूक्रेन, खुद ज़ेलेंस्की प्रधानमंत्री को पलखे बिछाए उनका इंतज़ार किया जा रहा है। इसकी इम्पोर्टेंस समझना, देखिए, जब पूरा वेस्ट रशिया से नाराज़ था, उसको अलग थलग करना चाहता था, तब भी भारत सस्ता तेल खरीदता रहा। तीसरी बार जब प्रधानमंत्री मोदी आए, शपथ लेकर मोदी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने सबसे पहले रशिया का दौरा किया और अब यूक्रेन का भी किया। जुलाई में रशिया करते हैं और अगस्त में यूक्रेन का करते हैं। तो आप ये चीज़ दर्शाती है कि भारत को किसी का डर नहीं है। भारत की अपनी एक स्टैंड अलोन पॉलिसी है और वो उस पर चल रहा है। रशिया को बार बार ये कहा जा रहा है कि आप डायलॉग करें, और अभी से नहीं। आपको याद होगा कि पिछली बार जब वो पहले जब G20 से पहले की जो बैठकें हुई थी, उसमें भी भारत ने कई बार कहा था कि शांति की अपील की बात की थी, डायलॉग का जिक्र किया था, और कभी भी भारत ने इसको बढ़ाने की कोशिश नहीं की। हाँ, ये बात अलग है कि भारत को लगता है उसको क्रूड ऑयल सस्ता मिल रहा है रशिया से, वो लेगा। भारत, वेस्ट भले ही रशिया के मामले में भारत से खिन्न हो, लेकिन आप देखिए फ्रांस बहुत पुराने रिश्ते हैं, और भारत की जो इकलौती जो फैसिलिटी या इकलौती जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि डिफेंस सेक्टर में उसको आगे बढ़ना है। वो रशिया से, अगर अब देखिए, रशिया से हमारे डिफेंस सेक्टर में रिश्ते बड़े हैं जो हाल ही में हुआ। फ्रांस से हमारे डिफेंस सेक्टर में रिश्ते बहुत पुराने हैं और प्रगाढ़ हुए हैं, और कैसे भारत आत्मनिर्भर हो रहा है डिफेंस, यानी कि डिफेंस फॉरेन पॉलिसी पर भारत आगे बढ़ रहा है। वो सबसे पहले 140 करोड़ वाली जनता, 5वीं अर्थव्यवस्था जो तीसरी पर पहुंचने वाली है, डिफेंस में खुद को सबसे ज़्यादा सशक्त बनाना चाहती है, और वजह है चाइना। देखिए, जहां एक तरफ पूरे विश्व का, भले ही चाइना सबसे बड़ा मार्केट है, इसी वजह से उनको कोई अलग थलग नहीं करता, लेकिन सारे देश मन में जानते हैं कि चाइना पे विश्वास नहीं किया जा सकता। एशिया में अगर साउथ एशिया का बात करें या फिर उस तरह की पॉलिटिक्स का बात करें, तो ऐसे में भारत सबसे बड़ी उभरती हुई देश है। और ऐसे में जब 140 करोड़ जनता है, अगर कोई भी कंट्री भारत के साथ रिश्ते प्रगाढ़ कर रही है आर्थिक, तो वो जानती है कि वो 140 करोड़ लोगों को फैसिलिटेट कर रही है, यानी कितना बड़ा व्यापार होगा। आज पोलैंड देख लीजिए, पोलैंड का अगर आप क्षेत्रफल देखेंगे शिखा, तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य जितना है, केवल 3.25 करोड़ जनता है, और हमारे यहाँ 140 करोड़ जनता। अगर एक भी डील हुई तो पोलिश जो है या फिर जो पूरा पोलैंड है, उसकी आर्थिक स्थिति बदल सकती है जी। और हमारे बहुत वैसे रिश्ते। वही बात है, आपने एक बात कही रशिया को लेकर, इससे रशिया जानता है कि भारत उसका मित्र था, है, रहेगा, और यूक्रेन ये जानता है कि भारत अगर मेरे साथ रहेगा तो कम से कम भारत वो मध्यस्थता कर सकता है, और कभी जब ज़रूरत पड़ेगी तब रशिया को हम टोन डाउन कर सकते हैं भारत के लिहाज से। यही वजह है कि अमेरिका भी ये कहता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में मध्यस्थता केवल भारत करा सकता है। इसलिए अभी आज की तारीख में पूरे विश्व में भारत इज़ ग्रोइंग एंड भारत इज़ अ डेवलपिंग डिपेंडेंसी फॉर एवरी कंट्री, बी इट यूरोपियन कंट्रीज, बी इट वेस्ट कंट्रीज, हर तरीके से, चाहे वो अर्थव्यवस्था के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से, भारत एक उभरती हुई कंट्री। और भारत की ज़रूरत है कि हम इतनी बड़ा दूसरी कंट्रियों को अपने पे डिपेंडेंट कर लें, क्योंकि हमारी भी जो 140 करोड़ हमारी भी जो पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ी है, और चाइना की भी। चाइना इसीलिए डिपेंडेंसी थी क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बड़ी थी। अब अगर भारत डिपेंडेंट कर देता है बाकी कंट्रीज़ को, तो कहीं ना कहीं
कहीं चाइना को अलग थलग। तो चाइना की स्ट्रेटेजी के चलते भारत की ज़रूरत है कि वो अपने फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से रिश्ते, आर्थिक रिश्ते और तमाम तरीके के अलग अलग रिश्ते अपने स्टैंड अलोन तरीके से निभाए। इसलिए रशिया और भारत के रिश्तों में कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला। अच्छा अदिति, अमेरिका का इंटरवेंशन हमेशा रहा है। हमने देखा है कि एक स्वतंत्र रूप से अमेरिका हमेशा हस्तक्षेप भी करता रहा, और अगर मॉनिटर करने की बात होती है तो अपने आप को हमेशा अमेरिका सुप्रीम समझता रहा है। लेकिन अब भारत का रोल जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, मध्यस्थता की बात आ रही है कि भारत अब एक ऐसा देश बन रहा है जो दो कंट्रीज के बीच में मध्यस्थता कराने में सक्षम है। तो जियोपॉलिटिकल रिश्ते इसको लेकर के अमेरिका के साथ हमारे कैसे हो सकते हैं? अमेरिका के लिए भी भारत एक बहुत ज़्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट है। वजह सेम है, चाइना, वजह है रशिया। वो चाहता है कि रशिया अलग थलग हो, रशिया वीक हो, भारत ज़्यादा रिच हो, भारत के आर्थिक और वो बढ़े हमारे रिश्ते। और वहीं चाइना को, जब चाइना को टोन डाउन करने के लिए भारत को मजबूत करना खास तौर पे अमेरिका की ये मजबूरी है। और उसकी वजह सेम है, क्योंकि भारत एक ग्लोबल लीडर की तरह बढ़ रहा है, और उसकी वजह है भारत की नरेंद्र मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी। आपने एक बात कही, जियो पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका खुद को सबसे सर्व राष्ट्रों में एक मानता था जी, और उस समय उसको कहा जाता था कि ये पूरी जो देश है वो यूनिपोलर उस पर चल रही है, क्योंकि लगता था कि या तो सिर्फ अमेरिका है या सिर्फ रशिया है। फिर एक समय आया जब ये पूरा देश बाइपोलर हुआ, सिर्फ रशिया और अमेरिका के फैसले, उनकी जीडीपी, उनकी अर्थव्यवस्था के लिहाज से दूसरी कंट्रीज इंपैक्ट होंगी। लेकिन पिछले 10 सालों में भारत ने ना ही इसको बाइपोलर ना ही इसको यूनिपोलर, ये मल्टीपोलर, ये पूरा सिनेरियो हो गया कि सिर्फ अमेरिका ही सब कुछ नहीं है, सिर्फ रशिया ही फैसले नहीं लेगा, अमेरिका भी है जो बेहद महत्वपूर्ण फैसलों में रखता है। इसलिए फ्रांस, अगर जो हम वो 5 बड़ी कंट्रीज का जिक्र करते हैं, रशिया, अमेरिका, फ्रांस जैसे, उन कंट्रीज को भारत से आर्थिक और हर तरह के रिश्ते मजबूत करने, ये बायलैटरल रिश्ते मजबूत करने की जरूरत होती है। इसलिए ये भारत ही था जिसने अमेरिका को ये एहसास दिलाया कि अमेरिका को भारत की उतनी ही जरूरत है जितनी भारत को अमेरिका की। वजह भले ही चाहे चाइना को टोन डाउन करने की हो या रशिया को अलग थलग करने की हो, लेकिन जिस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, भारत तेजी से ऊपर उठ रहा है। ये बात अलग है कि बांग्लादेश, श्रीलंका, जो हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है, उस पर कहीं ना कहीं बाहरी ताकत, उसमें अमेरिका भी साइलेंटली इन्वॉल्व है, चाइना पूरी तरीके से इन्वॉल्व नजर आता है, और भारत को अपने नेबरिंग कंट्री से कहीं ना कहीं ऐसा महसूस कराया जा रहा है कि वो असुरक्षित है। लेकिन भारत इसको लेकर भी काम कर रहा है। और ऐसे में अगर भारत की जो डिमांड है, सप्लाई है, वो हमारी पॉपुलेशन की और हमारी स्ट्रेटेजी और हमारे यहाँ डिजिटलाइजेशन का इतना ज़बरदस्त हब है, पूरी विश्व में भारत डिजिटली सबसे ज़्यादा इक्विप्ड है। और आज के समय में डिजिटल जो डेवलपमेंट है उसमें भारत सशक्त है, और वो ज़रूरत है, नीड ऑफ एन आवर है दूसरी कंट्रीज़ के लिए। इसलिए भारत की एक ज़रूरत है, वो डिफेंस डील में और डिफेंस में अपने आप को सशक्त कर रहा है, और भारत पर पूरा विश्व नज़र बनाए बैठा है। जी अदिति, प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति बहुत ज़्यादा विख्यात रही है। अब ऐसे में पिछले 10 साल में आप जियोपॉलिटिकल रिश्ते को कितना बदलते हुए आपने देखा? वही उस बात का ही हम जिक्र कर रहे थे कि एक समय आपने बहुत सारी ऐसी तस्वीरें देखी होंगी जिसमें भारत जो है कहीं दूसरी लाइन में खड़ा होता था, अमेरिका बीच में खड़ा होता था, भारत एज अ स्पीकर भी बहुत पिछले नंबरों में आता था। G20 जब हमने ऑर्गेनाइज कराया तो जिसे बोलते हैं जॉ ड्रॉपिंग एक्सपीरियंस रहा है पूरे विश्व का। यहाँ तक कि G20 जिस भव्य तरीके से हुआ और जिस तरीके से उस पर सिग्नेचर हुए, जो कॉमन डॉक्यूमेंट होता है, जो असंभव था, जो सबसे बड़ी जीत थी भारत की, जिसमें यूक्रेन, रशिया जैसे बहुत सारे रिश्ते थे जिस पर साइन होना बहुत मुश्किल था। वसुधैव कुटुंबकम, भारत ने मिलिट्स को, योगा को, हर एक चीज़ को अपने आप एक स्थापित करा है, भारत की चीज़ों को दुनिया भर में। ऐसे में जो ये वर्ल्ड ऑर्डर है, ये तेज़ी से बदलते हुए भारत एकदम ऊपर आ रहा है। और यही वजह है कि G20 जब ऑर्गेनाइज हुआ तो जो जॉ ड्रॉपिंग एक्सपीरियंस था उसमें कई कंट्रीज़ का ये मानना था कि जब अगली बार जहाँ पर G20 होगा, उसके आगे जहाँ G20 होगा, हम इतनी ऑर्गेनाइज तरीके से, इतने भव्य तरीके से इसको ऑर्गेनाइज नहीं करा पाएंगे। भारत ने हर एक बार वो मैसेज दिया है, और भारत ने कनाडा को भी मैसेज दिया है, जहां पर नो मीन्स नो वाला मैसेज भी दिया है। जहां पर भारत, तो कनाडा की संसद में अगर भारत को लेकर इस तरह के सवाल उठेंगे तो फिर जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है। और कनाडा के लिए ज़रूरत है कि भारत से वापस रिश्ते वैसे के वैसे ही हों।
ये बात अलग है कि जो खालिस्तानी एंटी जो सेंटिमेंट है वो अब अमेरिका में बढ़ रहा है, फ्रांस में बढ़ रहा है, कनाडा से निकलकर बाहर जा रहा है। लेकिन क्योंकि भारत की विदेश नीति स्ट्रांग है, और ऐसा नहीं होता, हर बार हर चीज़ें बदलती है। जैसे वर्ल्ड ऑर्डर बदलता है वैसे चीज़ें बहुत बदलती हैं। जैसे हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ की जो स्थिति आई है उससे कोप अप करने की अभी ज़रूरत है। बांग्लादेश से हमारे डायलॉग हैं, तो तमाम तरीके की ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि all the rest of the other countries are looking up to India कि अब इंडिया का अगला स्ट्रेटेजिक मोमेंट क्या है। इंडिया अगर पोलैंड जा रहा है तो उसके पीछे की स्ट्रेटेजी क्या है। इंडिया अगर यूक्रेन जा रहा है, पूरे विश्व की नज़र बनी हुई है कि जुलाई में रशिया और अगस्त में यूक्रेन जाना, ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण और इंटेलिजेंट स्ट्रेटेजिक मूव है जो हो रहा है। भले ही इंटरनेशनल मीडिया में छप रहा है कि रशिया नाराज़ है, रशिया ये है, रशिया को बेहतर तरीके से पता है कि भारत और उसकी दोस्ती जिस मुकाम पर है अब वो पीछे नहीं हट सकती। और यूक्रेन को पता है कि भारत के बिना यूक्रेन आगे स्थिति से बाहर नहीं आ सकता। और फिर ऑल सेड एंड डन, भारत को चाहिए कि उसके सभी देशों से इंडिविजुअल रिश्ते हों, उसको वर्ल्ड ऑर्डर में आगे बढ़ना है। वो जियोपॉलिटिकल स्थिति में वैसे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, तीसरी अर्थव्यवस्था पर पहुंच रहा है। ऐसे में वो नीड ऑफ एन आवर है और उसको डिफेंस स्ट्रेटजी में सबसे ज़्यादा आगे आत्मनिर्भर होना है। इसलिए उन देशों से रिश्ते, एक्सचेंज, चाहे आर्थिक तरीके से बिजनेस, जहां से वो भारत की जनता को सशक्त कर सके और अपने यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा के उस देश की जनता की भी मदद हो सके, उस देश की भी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। बिल्कुल, तो देखिए आत्मनिर्भर बनकर के भारत आगे बढ़ रहा है और इसलिए आज भारत की ज़रूरत हर किसी को है। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे विश्लेषण के लिए।